स्क्रीन विजिबल है। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, और कोई डाउट हो तो साथ साथ में पूछते रहना सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें बताता है, देखो नाम से पता चल रहा है कैमी मतलब केमिकल, एंड ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस। हाइपोथेसिस मतलब वो थ्योरी या वो स्टेटमेंट जो हम रख रहे हैं किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इन दिस कैमी ऑस्मोसिस देयर विल बी ऑस्मोसिस। और बरिंदर ऑस्मोसिस में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, राइट? बट ये सब कुछ होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, then it is diffusion, not osmosis. If semi-permeable involved, then osmosis. Understood? This word, semi-permeable membrane, is more important. SP, semi-permeable membrane. So, in chemi-osmosis, there will be movement of H positive ion, not water. Everything is like osmosis, but for the H positive ion. So, H positive ion will move from high H positive concentration to low H positive concentration थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? एटीपी फॉर्मेशन। इस एच पॉजिटिव के मूवमेंट की वजह से क्या बनेगा? एक तो एटीपी फॉर्मेशन होगा और एक एनएडीपीएच फॉर्मेशन होगा। और हमें यही तो करने थे। देखो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, जहां पे हमने बताया कि नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनेंगे। ये हम, हाँ, तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर there will be formation of ATP as well as NADPH, and in case of cyclic there is a formation of only ATP. So we are already done with it, हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि बने कैसे, इसकी प्रोसेस क्या है बनने की, वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताए, उस मैकेनिज्म को कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होगी, है ना? और यहाँ पे जब एटीपी सिंथेसिस होगी तो एक इंपॉर्टेंट बात है प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये जो एच पॉजिटिव हाई से लो जा रहा है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही है। एच पॉजिटिव हाई से लो जा रहा है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही है। कहाँ पे होता है ये? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड के थ्रू ये पूरा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होगा। यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हाई एच पॉजिटिव इन लूमेन। और लूमेन तुम्हें पता है थाइलाकोइड का होता है, इन थाइलाकोइड। तो from yesterday topic you know we have chloroplast. Chloroplast contain stroma, grana, and grana are connected through stroma lamella. Each grana made up of many thylakoid, and thylakoid contain chloroplast. Thylakoid liquid part is known as lumen. तो हमने बोला यहाँ पे H पॉजिटिव का ग्रेडियंट बनेगा जब H पॉजिटिव मूव करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो एटीपी बन जाएगा। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट?
यहाँ तक कोई डाउट बरिंदर? No, हाँ. So this high explosive concentration to low explosive concentration is proton gradient, and this is responsible for the movement of the explosive ion, क्योंकि explosive ion हमेशा हाई से लो मूव करेगा. ठीक है. अब हम बना लेते हैं एक डायग्राम. इसको थोड़ा सा बड़ा करें. ठीक है. याद रखना, ये पूरा जो डायग्राम है हम थाइलाकोइड का बना रहे हैं. ठीक है. ये पूरी चीज क्या है? थाइलाकोइड. थाइलाकोइड में दो मेम्ब्रेन नहीं होती, होती तो एक ही. हम बस इसकी इनर और आउटर साइड देख रहे हैं मेम्ब्रेन. तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? थाइलाकोइड. ये जो मेम्ब्रेन है, याद रखना, इसके अंदर सिंगल ही मेम्ब्रेन होती है, दो नहीं होती जैसे हमने दिखाया. तो ये क्या दिखाई, क्या ये मेम्ब्रेन दिखाई है? नहीं. हमने आउटर साइड और इनर साइड दिखाई है. ये आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन है और ये इनर साइड होगी. ठीक है. ये पूरा का पूरा जो है अंदर, इसको हम ल्यूमेन बोलेंगे. और इसके बाहर की जो भी कंटेंट होगा लिक्विड की फॉर्म में, वो स्ट्रोमा होगा. ठीक है. ये ल्यूमेन और ये स्ट्रोमा. अब पहला काम क्या होगा? जब लाइट गिरेगी तो तुम्हें पता है वाटर की स्प्लिटिंग होती है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? PS2. कलर में इस पर हमारे पास है एक PS2. ये PS2 खुद बताओ, बाहर होना चाहिए या अंदर? Should it present on the outer side or inner side of the membrane? सानिया. yes, sir. This PS2 should be present on outer side or inner side? Sir, outer side. Outer side. Why? Because light fall on it. तो जितना बाहर होगा उतनी आसानी से गिरेगी. जैसे ही आउटर साइड PS के ऊपर लाइट गिरेगी, तो यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल होगा. ये वाटर ब्रेक हो जाएगा और बन जाएंगे क्या? अगर टू मॉलिक्यूल होंगे तो 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन. अब देखो, हमने वही रिएक्शन लिखी है जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में की थी. ये सारा काम कौन सी साइड हो रहा है? इनर साइड. है ना, अंदर की तरफ हो रहा है, इनर साइड. कोई डाउट इसमें? तो वाटर की स्प्लिटिंग इनर साइड होगी. H+ प्रोड्यूस होंगे वाटर के ब्रेक होने से. बताओ, इस बात में डाउट है किसी को? खत्म हो गया पहला पार्ट. दूसरा पार्ट. अब इस वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं. इस वाटर स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं. अब ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन मूव भी करेंगे आगे, उनको मूव ही तो करवाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने बोला था इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. तो इसको भी हम क्या करवाएंगे? मूव करवाएंगे. अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मेम्ब्रेन में, तो कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ना, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है. ठीक है. और दूसरी दिक्कत ये है कि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, वो हाइड्रोजन कैरियर है. जैसे उसका नाम है प्लास्टोक्विनोन. प्लास्टोक्विनोन. इसको हम PQ भी बोलते हैं. तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है. इसको मैं लिख देता हूँ आउटर साइड. क्यों प्रेजेंट है?
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, करता तभी है जब इसको हाइड्रोजन मिलेगा। क्यों? याद रखना, इसका अल्टीमेट गोल क्या है पूरी प्रोसेस को समझने का, कि वी हैव टू इंक्रीज मोर एच पॉजिटिव आयन इनसाइड द ल्यूमेन। पहला काम तो ये है। दूसरा, वी हैव टू डिक्रीज एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम द स्टोमक, तभी तो ग्रेडियंट बनेगा। देखो, ये टॉपिक करवाने से पहले मैं तुम्हें बेसिक चीजें समझा देता हूँ। आई टीच यू द बेसिक पार्ट ऑफ दिस, कि वी हैव टू मेक एटीपी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोटिक। For ATP formation, you need proton gradient. Proton gradient means high H positive concentration to low H positive concentration. हमें ये चाहिए। ये कब होगा? ये हाई H positive concentration होता है ल्यूमेन में, लो H positive concentration होता है स्ट्रोमा में। तो हमें ये क्रिएट करना है, प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करना है। कैसे करें? अंदर H positive बढ़ाओ या बाहर कम करो। लास्ट ईयर मैंने एग्जांपल दिया था ये, कि तुमने वो मूवी देखी होगी, थ्री इडियट। तो टॉप में आने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद टॉप के मार्क्स ले आओ, टॉपर बन जाओ, या दूसरा क्या हो सकता है सानिया? सर दूसरों के मार्क्स कम करके खुद टॉपर बन जाओ। दूसरों के कम कर दो, कि अगर दूसरों के कम आएंगे तो तुम अपने आप टॉपर हो, या तो तुम 100 आउट ऑफ 100 ले आओ। ये सबके मार्क्स 50 आ जाए, तुम्हारे 70 भी हो, तब भी तुम टॉपर ही हो। वही काम यहाँ पे करना है। या तो हमें अपने मार्क्स बढ़ा दे, खुद का एच पॉजिटिव बढ़ाना है, या दूसरों के एच पॉजिटिव कम करना है। दोनों से प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा। और यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर स्टोरी बताई थी अमीर बनने की, कि अमीर बनने का तरीका क्या है। या तो खुद अमीर बन जाओ, या फिर तुम दूसरों को गरीब कर दो, तो तुम अमीर लगोगे दूसरों के आगे, है ना। और जब ये काम हो जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव मूव करेंगे बाहर की तरफ, और उसकी वजह से एटीपी। मुद्दे की बात यही। अब नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, कि ये तो हमें समझ में आ गया, बट बनाए कैसे? एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन अंदर बढ़ाए कैसे? तो उसका पहला तो तरीका है वाटर का ब्रेकडाउन। पानी जब टूटेगा तो ज्यादा एच पॉजिटिव रिलीज होंगे। तो फर्स्ट मेथड तो यही था, ठीक है, ज्यादा एच पॉजिटिव वाटर के इससे। इस तरीके से तुम अमीर हो गए। दूसरा, कि जब ये प्लास्टोक्विनोन है ना, ये हाइड्रोजन कैरियर है। अब ये हाइड्रोजन कैरियर है, तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन ले लेगा। जैसे स्ट्रोमा में यहाँ पे H पॉजिटिव है बहुत सारे, ये इससे हाइड्रोजन लेगा ना। इसको हम PQ बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन। जब ये हाइड्रोजन लेगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लास्टोक्विनोल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। और जब क्विनोन मतलब कीटोन का रिडक्शन करते हैं, तो अल्कोहल बनता है। राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है? इनिशियली यू हैड प्लास्टोक्विनोन ओन कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप अंडरगो रिडक्शन एंड it will produce alcohol, प्लास्टोक्विनोल। तो यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? रिडक्शन इज दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं। क्विनोन का रिडक्शन हुआ और क्विनोल बन गया। अब इसका फायदा क्या हुआ? कि जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो सेम टाइम पे हमारा इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा इसके साथ। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिए थे, इसने वो भी कर दिए, और हाइड्रोजन भी अंदर डाल दिए, तो दोनों ही फायदे कर। तो हमारे हाइड्रोजन का नंबर भी इंक्रीज कर दिया, इट इंक्रीज हाइड्रोजन नंबर, एज वेल एज इट ट्रांसपोर्टेड आर इलेक्ट्रॉन। प्रतिज्ञा, व्हाई वी आर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन?
भैया, why we are transporting electron? Answer is this electron transport will be responsible for NADPH formation. Okay. Hydrogen production will help to produce ATP. Electron movement will help you to produce NADPH. हमें तो दोनों ही प्रोड्यूस करने हैं। बताओ, कोई डाउट किसी को तीनों में? हाँ अब सर। तुमने जब बोला था हमने कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो साइटोक्रोम B6 था, कैरियर। साइटोक्रोम B6F, ये कैरियर था। अब ये क्या करेगा, जब हमने प्लास्टोक्विनोल बनाया था, ये वाला, ये प्लास्टोक्विनोल है, ये वापिस से क्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा इनसाइड। हाइड्रोजन तो देखो, इसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ कि हमारे हाइड्रोजन बाहर से अंदर आ गए, बाहर कम हुए, अंदर बढ़ गए, तो बहुत अच्छी बात है, यही तो करना है हमें। दूसरा, कि जब ये रिडक्शन से दोबारा प्लास्टोक्विनोन बना, तो इसने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब आगे क्यों करना चाहते हैं? आगे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें बनाना है NADPH। तो एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है ना? अब देखो, एक चीज मुझे खुद बताओ मरिंदर, प्लास्टोक्विनोन अंदर की तरफ होना चाहिए या बाहर? मरिंदर, यस सर। प्लास्ट प्लास्टोक्विनोन बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ? बाहर। हेलो। 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 सर कहाँ गए? पता नहीं। आगे। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हम्म, तो तो सानिया, वाटर का जो फोटोलिसिस होगा, इनर साइड होगा या आउटर साइड? सर इनर साइड में होगा। प्लास्टोक्विनोन इनर साइड में होगा या आउटर साइड में? आउटर साइड में। क्योंकि बाहर से पॉजिटिव लेना है इंटरेक्शन करने के लिए, तो बाहर ही होना चाहिए। प्लास्टोसाइनिन इनर साइड में होगा या आउटर साइड में? अंदर साइड में। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है बाहर से, तो अंदर ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और एंड में हमारे पास अवेलेबल होगा PS1। और तुम्हें पता है PS1 बड़ा होता है और वो ज्यादा एनर्जी बनाता है। इसके ऊपर भी
लाइट गिरेगी, व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें बनेगी। स्पेस है नहीं यहाँ पे। बहुत सारी चीजें बनेगी, जैसे पैराडॉक्सिन। इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। FD है पैराडॉक्सिन, इसको ऐसे FD लिखते हैं। फिर पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR, पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हारे पास था NADP, ठीक है, वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और NADPH बना देगा, प्लस H पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बाहर से स्ट्रोमा से H पॉजिटिव कम हो गए, क्योंकि इसने H पॉजिटिव कहाँ से लिए, स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा में क्या हो गए, लो H पॉजिटिव। हमने बोला था ना ये स्ट्रोमल साइड है, तो स्ट्रोमल साइड में H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम। कैसे कम करेंगे हम, हमने एक तो NADP से NADPH बना दिया, वहां पे हाइड्रोजन कम हो गए। दूसरा, जब प्लास्टोक्विनोन था वहां पे भी हमने H पॉजिटिव लिया स्ट्रोमा में, तो वहां पे भी कम हो गए थे। तो स्ट्रोमा में कम हो गए, और ल्यूमेन में हाई H पॉजिटिव हुए, कैसे, एक तो फोटोलिसिस की वजह से, दूसरा स्ट्रोमा से यहाँ पे ट्रांसफर हो गए थे हाइड्रोजन। सब यहाँ तक कोई डाउट? उससे सर जो अब जो ये, साइटोक्रोम B6 है उसका क्या हाँ, काम है? वो ट्रांसपोर्ट करवाता है इलेक्ट्रॉन को आगे, और हाइड्रोजन को अंदर रिलीज करवाता ओके। है। इसलिए तुम देखोगे इसमें जब ये होता है ना, तो NCERT इसको मेंशन भी करती है, एकदम ऐसे होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव कैरियर है 20, ठीक है, आगे पास करता है। अब इसके पास एंड में हम गया इलेक्ट्रॉन, जब PS1 के पास इलेक्ट्रॉन गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद NADP से क्या बन गया, NADPH बना, है ना। NADP से क्या बना, NADPH बना। अब सोचो कि इसको प्रोसेस को करने के लिए कोई एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे, NADP रिडक्टेज, क्योंकि NADP का रिडक्शन हुआ है। तो खुद बताओ, ये NADP रिडक्टेज बाहर की तरफ होना चाहिए या अंदर की तरफ, इसको शॉर्ट में NR लिख देता हूँ, NR, NADP रिडक्टेज, NR। अब ये NR आउटर साइड में होना चाहिए, इनर साइड में, प्रतिज्ञा, आउटर साइड में। क्यों? क्योंकि बाहर से ही एच पॉजिटिव लेना है। देखो, जब स्ट्रोमा के साथ हम डील कर रहे हैं तो चीजें बाहर होनी चाहिए, तो जब स्ट्रोमा के साथ डील नहीं कर रहे हैं तो अंदर से काम अच्छे से हो जाएगा। तो प्लास्टोक्विनोन और NADP रिडक्टेज, ये दोनों बाहर की तरफ है, स्ट्रोमा से डील करें, इसलिए आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, समझे। और बची हुई चीजें अंदर साइटोक्रोम प्रेजेंट। B6 आउटर साइड पे क्यों है? साइटोक्रोम B6 तो मतलब सरफेस के ऊपर ही, क्योंकि इसको मैनेज करना है, तो ये मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर ही है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं। बट मेन है कि प्लास्टोक्विनोन और NADP रिडक्टेज वो ज्यादा बाहर की तरफ है, क्योंकि उनको डील ही स्ट्रोमा के साथ, इसको तो मैनेज करना है, इसलिए सरफेस पे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर अब ये सारा काम हो गया, और अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, बाहर से हाइड्रोजन कम हो गए हैं और अंदर हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं। अब लास्ट स्टेप बच जाता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करें।
तो उसके लिए कोई एंजाइम होना चाहिए। अब इस प्रोटोन ग्रेडियंट जो बन चुका उसको तोड़ना है। क्यों? जब प्रोटोन ग्रेडियंट टूटेगा तो एच पॉजिटिव अंदर से बाहर आएंगे और उसकी वजह से एटीपी बना। ठीक है। तो अब जो एटीपी बनाने के लिए हमारे पास एंजाइम होना चाहिए, तो वो लॉजिकली क्या होना चाहिए? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, जो लॉजिकली हमारे पास एंजाइम होना चाहिए एटीपी बनाने के लिए, उसका क्या नाम होना चाहिए? एटीपी सिंथेज। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ऐसा एंजाइम जो एटीपी का सिंथेसिस करवाएगा, एटीपी सिंथेज। कब एटीपी बनेगा? जब तुम अंदर बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन है, वो एच पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर आएंगे। तो जो इसके दो पार्ट है, सी एफ नोट, ये तो है चैनल, रास्ता, जिस रास्ते के थ्रू ये बाहर आएगा। इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। मेम्ब्रेन के थ्रू रास्ता, ट्रांस मतलब थ्रू, मेम्ब्रेन चैनल मतलब वे, रास्ता। तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है मतलब सी एफ नोट रास्ता बनाएगा कि एच पॉजिटिव बाहर आ जाए। और सी एफ वन क्या करेगा? ये पेरिफेरल है, बाहर वाला, ये रोटेट हो जाएगा। ये है इंटीग्रल, अंदर वाला। तो बाहर वाला पार्ट एच पॉजिटिव के आने की वजह से रोटेट हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा। उस कन्फर्मेशन चेंज की वजह से ये पूरा एंजाइम एटीपी सिंथेज एक्टिव हो जाएगा। और इसके एक्टिव होने से क्या होगा? इसके एक्टिव होने से जो एडीपी होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, और हमें अल्टीमेटली यही बनाना है। हमारा प्रोडक्ट बन गया। हमें दो चीजें बनानी थी, एक एटीपी और एक एनएडीपीएच, हमारे दोनों ही बने। बताओ, कोई डाउट है? ओ सर। ठीक है। अब मैं स्टोरी बताता हूं। जैसे एक वो है ना, हीराकुंड डैम, बहुत बड़ा डैम है उड़ीसा में, राइट? उसका भी मैं एग्जांपल देता था कि अब तुमने हीराकुंड डैम डैम के ऊपर पानी स्टोर कर लिया है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन। नीचे जो पानी होगा वो कम है, हीराकुंड में ज्यादा है। तो ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट। अब पहले तो तुम उस पानी को बाहर निकालोगे, चैनल होंगे, वो गेट है, वो खोलने पड़ेंगे, वो है सी एफ नोट। फिर चैनल को बाहर निकालोगे तो टरबाइन लगी होगी नीचे, जिसपे एस वाटर फॉल करेगा, एच पॉजिटिव टकराएगा। वो टरबाइन है पेरिफेरल, बाहर वाले। अब जैसे ही पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसे ही यहाँ पे जब एच पॉजिटिव हिट करता है सी एफ वन को, तो होता क्या है कि ये सी एफ वन की टरबाइन घूमेगी और उसकी वजह से हमारी बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी का नाम है एटीपी। बताओ, किसी को इसके लिए डाउट? तो कोई बोले कि इस पूरी प्रोसेस में हमें चाहिए क्या क्या, कौन सा मटेरियल चाहिए कि काम हो जाएगा? पता क्या, आवाज आ रही है मेरी? सर प्रतिज्ञा क्लास में नहीं है। ओके। तो इस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट की बात है, क्या क्या चाहिए कि सारा काम हो जाए। एक तो हमें चाहिए मेम्ब्रेन, किसकी? थाइलाकोइड की। दूसरा हमें क्या चाहिए? प्रोटोन ग्रेडियंट, कि हाई एच पॉजिटिव, लो एच पॉजिटिव ये बना रहे। प्रोटोन पंप। अब एक बार क्या बोलते हैं, प्रोटोन ग्रेडियंट बन गया तो पंप के थ्रू
बाहर भी तो निकालना है, ग्रेडियंट को बनाना भी है, फिर ब्रेक भी करना है, तो उसके लिए पंप चाहिए। ठीक है, तो और एटीपी सिंथेज भी चाहिए हमें, जो एटीपी का सिंथेसिस करेगा। बस बात खत्म हो जाती है। अब हमें क्या समझ में आया, हमारी लाइट रिएक्शन खत्म हो चुकी है। मैं जल्दी से समरी बना देता हूँ पूरी लाइट रिएक्शन की, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। लाइट रिएक्शन हमें ये समझाती है कि एक पत्ते के ऊपर जब लाइट गिरेगी, तो लाइट इस पत्ते के ऊपर गिरने से ये खाना बनाने की कोशिश करेगा, है ना। और खाना बनाने से पहले के जो स्टेप है वही लाइट रिएक्शन है, कि लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो इसमें को प्रोसेस करने के लिए फोटो सिस्टम होने चाहिए, जो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और काम कर दे। ये फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, 1 और 2। 1 ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है 700 तक, और 2 680 तक मैक्सिमम लाइट को, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब इस फोटो सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको एंटीना बोलते हैं, जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे देगा, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि जब लाइट गिरेगी तो लाइट की वजह से क्या होगा। लाइट की वजह से तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पानी टूटता है। पानी टूटेगा तो एक तो एच पॉजिटिव हमें अच्छे खासे मिलेंगे, और हमारा पहला प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, है ना। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, पहले जो लाइट है वो गिरेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा PS2 का, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू एटीपी बनेगा, फिर वो PS1 के पास जाएगा और PS1 बना देगा NADPH। ठीक है, और ये पूरा काम होगा ग्रेना के अंदर। अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी तो ऐसे ही लाइट गिरेगी, लेकिन इस बार एक ही चीज है हमारे पास, वो है PS1। PS1 के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, एटीपी बनेगा, और दोबारा से PS1 के पास आ जाएगा, और दोबारा से प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, ये काम कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा लैमेला में होता है। ठीक है, तीसरा है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें समझाता है कि हमें बनाना है एटीपी और NADPH, जो नॉन साइक्लिक में बना था, है ना, जिसको हमने जेड स्कीम भी बोला था। तो ये बनाने कैसे बनते हैं, तो इनका बनाने का तरीका है कि एटीपी बनाने के लिए हाई एच पॉजिटिव से लो एच पॉजिटिव, जब हाइड्रोजन मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो एटीपी बनता है। NADPH कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसको होगा, और NADP से ये NADPH बन जाता है। NADP से NADPH बनता है विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब ये काम कैसे करें, सबसे पहला काम होता है कि जब लाइट गिरेगी तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी। वाटर की स्प्लिटिंग में हमारे पास हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑक्सीजन तो हमने पहले ही लिखी। ये इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा प्लास्टोक्विनोन को, ये बाहर से हाइड्रोजन भी लेगा और प्लास्टोक्विनोल बन जाता है। आगे हाइड्रोजन तो अंदर ऐड हो जाता है, और ये जाता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, साइटोक्रोम B6F को। ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लास्टोसाइनिन को, और फिर ये PS1 के पास है। PS1 क्या करता है, NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। तो हमारा NADPH भी बन गया, लेकिन अभी यही काम हुआ है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ही बना है, एटीपी नहीं बनी। एटीपी कैसे बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं कि हमारे पास हाई अमाउंट में H पॉजिटिव है,
इसको हमें भेजना है लो की तरफ, लो एच पॉजिटिव की तरफ। तो भेजने के लिए एक एंजाइम बीच में होता है जिसको बोलते हैं एनएडीपी, सॉरी एटीपी सिंथेस। तो पहले तो ये रास्ता होगा जिसके थ्रू ये आएगा, जिसको बोलते हैं सीएफ नोट, ट्रांस मेम्ब्रेन सेल, रास्ता बनाने वाला सेल। फिर बाहर की तरफ होगा CF1, जिसमें चेंज आ जाएगा। चेंज आने की वजह से क्या होगा, एडीपी से एटीपी बन जाएगा। बस खत्म, यही तो बनाना था हमें। हमारा एटीपी भी बन गया और हमारा एनएडीपीएच भी बन गया। खत्म। कोई डाउट? अब देखो, जैसे मैं हमेशा, तुम्हें कई बार लगेगा कि सर आपने तो बोला था जल्दी करवाओगे, आप तो लेट करवा रहे हो। एक बार समझाना जरूरी है, उसके बाद ये 5 मिनट में भी हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो तभी होगा, ये सारी बातें तभी समझ में आएगी जब तुमने एक बार अच्छे से समझ लिया होगा। डाउट यहाँ तक मरिंदर? हाँ सर। तानिया? नो सर। हो, कोई पूछे लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? ये तो सारी बातें हो गई, एक आखिरी स्टेप है कि लाइट रिएक्शन में क्या हुआ। लाइट रिएक्शन में लाइट गिरी क्लोरोफिल के ऊपर पानी की प्रेजेंस में, और लाइट रिएक्शन में हम मिला, एक तो ऑक्सीजन मिला पहला ही प्रोडक्ट, एक एटीपी मिला और एक एनएडीपीएच मिला। ठीक है। ये ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट से, बाहर आ जाएगी, गैस डिफ्यूज आउट हो जाती है, डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दूसरा, इन दोनों का क्या होगा, इन नेक्स्ट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में चली जाएगी। डार्क रिएक्शन मतलब क्या, इन लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे। अब वही हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसको बेटर हम बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। क्यों? अभी हम खाना बनाएंगे, बायो का मतलब लिविंग में सिंथेसिस होगा और खाना बनेगा, बायोसिंथेटिक फेज। ठीक, कैसे बनाते हैं? अब देखो, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करेंगे। पहले लाइट की हेल्प से हमें एनर्जी बनाई, और अब खाना बनाने में उसी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज, ठीक है, उसे एटीपी और एनएडीपीएच को यूज कर लेंगे खाना बनाने में। अब कैसे खाना बनाए, इस बात के बारे में सबसे पहले बताया था कैल्विन, और उन्हीं कैल्विन मेल्विन कैल्विन की वजह से आज हमारे पास है कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल हमें बताती है कि खाना कैसे बनता है। ठीक? तो मेल्विन कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे। जब लोग नेगेटिव यूज कर रहे थे रेडियो एक्टिव मटेरियल का और उससे बॉम्ब बना रहे थे, इन्होंने एक पॉजिटिव यूज किया था। इन्होंने इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 एलिमेंट लिया था एल्गे के अंदर। एल्गे की फोटोसिंथेसिस पूरी स्टडी की थी, और उसकी वजह से ये भी बता पाए थे कि जब CO2 यूज होता है डार्क रिएक्शन में, CO2 यूज होगा। तो इस CO2 के यूज होने की वजह से जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का होगा। ठीक है? और जो बाद में हमने देखा, ये पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का था, इसको हम पीजीए बोलते हैं। पीजीए मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और अगर कहीं पे तुम्हें ग्लिसरेट लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही दिक्कत बात। तो केल्विन ने ही बताया था कि CO2 यूज होगा, उस प्रोसेस का नाम होता है CO2 फिक्सेशन। तो तुम इस बायोसिंथेटिक फेज को CO2 फिक्सेशन भी बोल सकते हो। क्यों? यहाँ पे CO2 यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे CO2 यूज होती है।
जो ये कैल्विन साइकिल है वो सारे ही प्लांट में होगी, A to Z। कोई भी प्लांट हो, डजेंट मैटर, सबके अंदर कैल्विन साइकिल तो होगी, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट। बट कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का बन सकता है, कुछ प्लांट के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का बन सकता है। उसके हिसाब से हमने बोला 2 पाथवे हो सकते हैं। एक मिनट देंगे। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। गलत और भी खराब हो गया। पता नहीं, आज आज थोड़ा सा ज्यादा खराब लग रहा है। नहीं, ठंडा भी नहीं है। नहीं, वही तो। बहुत बढ़िया। हाँ। नहीं। हाँ, बिल्कुल आएंगे। मैं लगभग, मुझे लगता है 11:30 तक पहुंच जाऊंगा आराम से। मैंने 11 o'clock का बोल रखा है, लेकिन 11:30 मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि तुम्हें पता ही है। अब ऐसा हो सकता है कि मैं 11:10 पे भी पहुंच जाऊं और 11:20 पे पहुंच जाऊं, लेकिन इले- बहुत बढ़िया, अच्छा किया होगा। तो आज 11:30 तक मैं पहुंच जाऊँ। तो हाँ गाइस, तो हमने देखा 2 टाइप के प्लांट होते हैं। एक प्लांट जिनमें पहला प्रोडक्ट CO2 के ऐड करने की वजह से बनता है और उसमें 3 कार्बन होते हैं, उनको बोलते हैं हम C3 पाथवे। और दूसरे प्लांट जिनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है उसको C4 पाथवे बोलते हैं। ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अगर CO2 की ऐड करने की वजह से एक प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का है, तो दूसरा मॉलिक्यूल तो 2 कार्बन का होना चाहिए। सानिया, हाँ कि ना? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता, 5 कार्बन का होता है। ठीक है। यहाँ पे 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है जो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, और उसका नाम है RuBP, राइबोलोज बिस्फोस्फेट। जब ये RuBP और ये, इसमें कीटोन प्रेजेंट होते हैं, तो ये 5 कार्बन का जब एक कार्बन CO2 के साथ रिएक्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है PGA के। 3 कार्बन के जैसे 2 मॉलिक्यूल बनाता है ये। ठीक है। तो तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सही है, साइंटिस्ट ने पूरी रिसर्च की है, एकदम 5 कार्बन का ही आ रहा है। और जो एंजाइम इस पे यूज होता है वो होता है रूबिस्को। तो ये पहला ही मेन स्टेप है जिसके अंदर CO2 फिक्सेशन हम इसको बोलेंगे, या कार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि CO2 का ऐड होना कार्बोक्सिलेशन ही होता है। CO2 का ऐड होना कार्बोक्सिलेशन है। तो पहला स्टेप यही है कैल्विन साइकिल का, कि CO2 एक 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में ऐड होगा और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम PGA बोलते हैं, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। अब रूबिस्को, RuBP के ऊपर जो एंजाइम काम करेगा वो है राइबोलोज बिस्फोस्फेट। ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन दोनों ही कर सकता है, इसलिए हमने को लिखा है। RuBP का मतलब है राइबोलोज बिस्फोस्फेट। अब जो उसके ऊपर एंजाइम काम करेगा वो भी उसके जैसा ही नाम होगा, ये है राइबोलोज बिस्फोस्फेट। तो इसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा वो भी ऐसा ही होगा, तो वो सेम ही है। इसका पहले 2 नाम राइबोलोज बिस्फोस्फेट। बट सी का मतलब है ये कार्बोक्सिलेशन कर रहा है तो कार्बोक्सिलेज।
और अगर ये ऑक्सीजन भी ऐड कर सकता है तो ऑक्सीजनेज, इसलिए इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रूबीज को। बहुत 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 पॉपुलर नाम है रूबीज। कोई डाउट गाइस? तो कैल्विन ने बताया कि देखो, जितने भी प्लांट खाना बनाते हैं उन सब में कैल्विन पाथवे होगा, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो। C3 तो सब में होगा ही होगा। और उसमें कुछ कॉमन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यही था जो हमने अभी किया है। इसको मैं साइक्लिक फॉर्म में इजी वे में बना देता हूँ। पहला तो यही था कि CO2 रिएक्ट किया RuBp के साथ, जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों जुड़े तो इस पे रूबीज को एंजाइम ने काम किया, और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, CO2 इसमें ऐड होने की वजह से ये क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल बन गए PGA के। और हर PGA 3 कार्बन का होता है, तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर होगा रिडक्शन। और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, ATP भी ऐड होगा ऐसे। जो ATP हमने बनाया था लाइट रिएक्शन में वो यहाँ पे यूज होगा। और NADPH भी ऐड होगा जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था। तो दोनों यहाँ पे यूज होंगे। अब सोचो, NADP जब यहाँ पे यूज होगा तो बनेगा क्या, NADP बन जाएगा। तो यहाँ से तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन ऑक्सीडेशन किसका है, ऑक्सीडेशन है NADPH का। अगर इसका ये ऑक्सीडेशन है तो ये दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। इसके इस पूरे स्टेप का क्या नाम है, रिडक्शन। बताओ कोई डाउट? NADPH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस चीज का खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों का रिडक्शन करते हैं। समझे? तो इससे हमें मिलेगा क्या बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल ट्राइयोज फॉस्फेट के। ट्राइयोज का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ट्राइयोज फॉस्फेट। इसमें 3 कार्बन है, 3 to the 6। अब इसमें से एक कार्बन रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने के बाद ये RuBp दोबारा बन जाता है। अब RuBp दोबारा बन गया है, तो इस स्टेप का नाम है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ RuBp। और अब तुम्हें पता है, किसी से पैसे लेने हो, जिसको हमने दिए थे उसे वापस लेने हो, रीजनरेशन करना हो, तो आसानी से कोई देता नहीं है, हमारा बहुत एफर्ट लगता है। तो इसमें भी ATP यूज होती है, इसमें भी ATP यूज होती है। ठीक है, और फिर ये RuBp यहाँ पे यूज होता है, और ये साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल को हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। और इसी कैल्विन साइकिल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। बरेंद्र बताओ कोई डाउट कैल्विन साइकिल में? नो सर। तो सर तो हाँ, तो सानिया एंड बरिंदर, पहला स्टेप है कि 5 कार्बन। पहली बार में बरिंदर तुम्हें ये नाम याद नहीं होंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं करना। बस पहली बार में समझो कि कोई 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब वो एक CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्योंकि CO2 यूज हो रहा है तो कार्बोक्सिलेशन, और टोटल 6 कार्बन की होने की वजह से दो मॉलिक्यूल 3 3 कार्बन के बन जाएंगे, PG। अब जो ATP और NADPH हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था उसको यूज भी तो करना है, खाना बनाने में एनर्जी तो लगेगी। तो इसमें रिडक्शन होगा, और दो मॉलिक्यूल 3 3 कार्बन वाले बन जाएंगे। अब इसमें से क्या होता है, यहां से एक कार्बन हर साइकिल में रिमूव हो जाता है, और बचते कितने हैं, 5 कार्बन का फिर से RuBp रह जाता है। इसको बोलने लगे हम रीजनरेशन। अब रीजनरेट करते हैं तो उसमें भी हमारा एफर्ट लगता है, तो थोड़ी ATP लगते हैं, और ये RuBp फिर से चला जाएगा। तो कैल्विन साइकिल इतनी ही आसान है।
अब ये एक साइकिल है, एक साइकिल में तो एक कार्बन रिमूव होगा, अभी तो ग्लूकोज बना ही नहीं। तो लोग बोलते हैं कि अगर ग्लूकोज बनाना है फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं सानिया? सर 6 कार्बन होते हैं। हाँ, तो हमें 6 कार्बन चाहिए एक ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो एक साइकिल तो एक को ही रिमूव करती है, इसलिए वरिंदर तुम देखो कि एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हमें 6 केल्विन साइकिल चाहिए। अगर एक साइकिल में तुम देखोगे तो यहाँ पे एक पीजीए से एक ट्रायोज फॉस्फेट बनाओगे तो एक एटीपी लगेगा, तो तुम्हें 2 एटीपी चाहिए इधर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। ऐसे ही 2 एनएडीपीएच चाहिए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे एक ही। बोलोगे यहाँ पे कैसे रह गया सर? क्योंकि 6 कार्बन से 5 कार्बन बन रहा है, तो कोई 2 मॉलिक्यूल यूज नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बस एक ही एटीपी। तो एक केल्विन साइकिल में वरिंदर कितने एटीपी यूज हुए? एक केल्विन साइकिल में कितने एटीपी यूज हुए? 3, 3। कितने एनएडीपीएच यूज हुए? 2, है ना? कितने CO2 यूज हुए? 1। 1, है ना? तो 6 केल्विन साइकिल है, तो 6 केल्विन साइकिल अगर हम देखेंगे, ऐसे केस में कितने एटीपी यूज होंगे? कितने एनएडीपीएच यूज होंगे बड़ी? 12, 12। और कितने CO2 यूज होंगे? 6, बताओ, कोई डाउट? अब तुम्हें समझ में आएगा कि सर, जब हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन किया था, तो उसमें तो एक एटीपी और एक एनएडीपीएच यूज हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे, है ना? तो अगर हमें दो, 3 एटीपी, 2 एनएडीपीएच चाहिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की वजह से 2 साइकिल होंगी? साइकिल तो उसको नहीं बोल सकते, 2 बार होगा ये, और 2 बार होने की वजह से 2 एटीपी बन जाएंगे और 2 एनएडीपीएच बन जाएंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन हमारे पास 3 एटीपी है, तो सानिया कहाँ से आए ये 3 एटीपी? दो तो हमें यहाँ से मिल गए, दो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से, एक वाला कहाँ से आया? साइक्लिक साइक्लिक से। फॉस्फोरिलेशन। वेरी गुड। साइक्लिक से एक बनता है ना, बस वो साइक्लिक से, ये एनसीईआरटी में mention होती है। बताओ, कोई डाउट? नो सर। सानिया, नो सर। कोई डाउट? नो सर। सानिया, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। क्या हुआ, तुम डल डल सी लग रही हो अभी? नहीं सर, कुछ नहीं। सब ठीक है? यस सर। सब चंगा? जी सर। लग तो नहीं रही हो, वो एनर्जी दिख ही नहीं रही है जो हमेशा होती है। चलो कोई नहीं, मैं कॉल करके पूछता हूँ। तब तक हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, C4 पाथवे। कुछ चीजों का ध्यान रखो कि C4 पाथवे C4 प्लांट में होता है, स्पेशल प्लांट होते हैं। ठीक है, एक बात तुम दोनों याद रखना, और औरों को भी बता दूंगा, पहले भी बोला हुआ है कि यहाँ पे जो हमारी क्लासेस हो रही है, पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन लाइफ में बहुत सारी और चीजें भी होती है। तो ये नहीं कहूंगा कि किसी को स्ट्रेस है या नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे पास शेयर करने के लिए राइट पर्सन नहीं होता।
तो ऐसे सिचुएशन में चाहे तुम सही हो गलत हो कुछ भी सिचुएशन हो, तो आई एम जस्ट वन कॉल और वन टेक्स्ट अवे। मैं सिर्फ एक कॉल टेक्स्ट दूर हूँ। तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, बता सकते हो किस तरह से ऐसे बात है। अगर मैं सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा तो एक क्या बोलते हैं, सुन तो अच्छे से सकता हूँ, है ना? क्योंकि उसका रीजन ये भी है, अगर तुम अपने दोस्तों को बताओगे वो मोस्टली तुम्हारी एज के होंगे, तो वो ना तो उस बात को समझते हैं और कई बार मजाक भी उड़ा सकते हैं। बड़ों को कई बार हम शेयर नहीं कर पाते, हमारा वो नहीं हो पाता कि हमें लगता है कि वो समझ नहीं पाएंगे, तो वो गैप सा बच जाता है कि हमें समझ में नहीं आता किसके साथ शेयर, ना। तो मुझे लगता है कि मैं मिक्सचर हूँ दोनों का। ना तो बुढ़ापा आया है इतना कि बच्चे बोले कि अरे ये तो बूढ़े हो गए, पुरानी जनरेशन, इनको क्या समझ में आएगी हमारी इश्यू, है ना। और ना ही इतने यंग है कि अच्छा ये तो हमारी एज के हैं तो ये तो बच्चे ही हैं। तो मिडल दोनों ही सिचुएशन है। इसलिए सारे लोग जो बात में रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सो इट्स फॉर ऑल। आई एम जस्ट वन कॉल टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। सी फोर पाथवे सी फोर प्लांट में होता है। ये स्पेशल प्लांट होते हैं जो गर्मी में ज्यादा रहते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। अब ये जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, ज्यादा गर्मी में रहते हैं, तो इनको हाई टेम्परेचर टॉलरेट भी करना होता है ना। इनमें स्पेशल बात क्या है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का होता है। जैसे हमने उसमें देखा तो पीजीए था जो 3 कार्बन का था, यहाँ पे 4 कार्बन का था, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। याद रखना, इसमें भी केल्विन साइकिल तो होगी ही होगी, सब में होती है, तो इनमें भी केल्विन साइकिल तो होती है। तो इनमें स्पेशल बात क्या है, एक तो इसको back कर लेते हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है, सी फोर प्लांट में स्पेशल क्या है। पहला तो इन लीफ अलग दिखते हैं, लीफ लीफ की एनाटॉमी अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो पिछले पूरे काम था ना वो मीजोफिल सेल में हुआ था। केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल में होती है। यहाँ पे मीजोफिल सेल के साथ एक स्पेशल सेल भी होती है जिसको बोलते हैं मंडल स्वीट सेल। अब मैं यहाँ पे भी देता हूँ। तो ये पूरी केल्विन साइकिल है ना, जितना कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ, ये सब कुछ होता है मीजोफिल सेल, क्योंकि उसी के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे मीजोफिल सेल के साथ एक और बंडल स्विच सेल भी जुड़ गई है, पहली बात। दूसरा कि क्योंकि ये गर्मी में रहते हैं तो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं। तीसरा, इवन अगर लाइट बहुत ज्यादा भी हुई तो उसको भी टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट को भी ये मैनेज कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही खाना बनाएंगे। ठीक है। और क्या बेनिफिट है इनमें, एक बहुत फेमस चीज है जो पूछी जाती है, इनमें लैक होती है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन समझ लो एक टाइप की वेस्ट प्रोसेस है, जिससे खाना नहीं बनता ना एनर्जी बनती, बल्कि हमारी ही एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स क्वेश्चन होता है कि फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है, C3 में। C4 में नहीं होता। लैक का मतलब एब्सेंट, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं होता। और लास्ट बात कि यहाँ पे तुम देखोगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, है ना। प्रोडक्टिविटी मोर। तो कुल मिला के इनमें फायदे ही फायदे हैं, है ना। अब इसमें स्पेशल क्या है, जैसे मैंने बोला बंडल शीट्स है। इसमें हमने बोला ना कि जब लीफ की एनाटॉमी अलग होती है, तो बंडल शीट सेल और ये दोनों होने की वजह से ये जो दिखते हैं इसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब होता है रथ माला। क्रेंज का मतलब होता है रथ माला। तो ये ऐसे हैंगिंग माला की तरह दिखते हैं। हैंगिंग ये माला की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको क्रेंज एनाटॉमी या रथ बोलते हैं। कैसे? जैसे तुम देखोगे कि एक मान लो ये
मीजोफिल सेल है, और उसके नीचे ऐसे ये बंडल शीट सेल है। ये है बंडल शीट सेल, ये है मेसोफिल सेल। तो माला की तरह लगी होती है ये। ठीक है, ऐसे होते हैं कि ये एक सेल हो गई, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे एक्चुअली ऐसे प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं रथ या माला, गार्लैंड। ठीक है। और बहुत जो बंडल शीट सेल है ना, ऐसे एक लेयर नहीं होती, मल्टीपल लेयर है। ये सारी बंडल शीट सेल ही है। ये सारी जो साइड में लगी है बंडल शीट सेल, और इसमें बहुत सारी लेयर होती है। बहुत सारी लेयर होने की वजह से ये ऐसा दिखता है। अब बंडल शीट सेल में से क्या स्पेशल चीज है जो इनको अलग बनाते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कि हमने देख लिया कि बंडल शीट सेल स्पेशल चीज है सी फोर प्लांट में, उसी की वजह से वो ज्यादा खाना भी बनाते हैं, है ना। ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ज्यादा लाइट को टॉलरेट कर सकते हैं। इसकी खास बात क्या है? इन सेल की खास बात ये है कि सबसे पहले तो इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। अब खुद सोचो, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे तो ज्यादा खाना बनेगा। दूसरा, इसमें वॉल थोड़ी ज्यादा थिक होती है, और अगर वॉल ज्यादा थिक होगी तो उसकी वजह से गैस का ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं होने देती। इसलिए एनसीईआरटी मेंशन करती है इन प्रीवियस टू गैसेस एक्सचेंज। इसका मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देती। क्यों? वॉल ही इतनी मोटी जाने ही नहीं देगी। और इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, ना के बराबर। तो वहां पे भी वेस्ट के चांसेस कम ही रहते हैं। एब्सेंट है, नो तो क्या लिखना है, एब्सेंट नहीं होते। ठीक है। तुम पूछोगे कि सर ये तो समझ में आ गया, सारी चीज ठीक है, सी फोर प्लांट ग्रेट है, ज्यादा लाइट को सहन कर सकते हैं, ज्यादा खाना बनाते हैं, ज्यादा फूल उगा सकते हैं, बढ़िया है कौन से प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसमें ये होता है? तो जो फेमस इसके एग्जाम्पल है, मेज, मक्का, कहते हैं ना मक्के की रोटी खाते हैं पंजाब में, सोरगम, ज्वार बाजरा, है ना। तो ज्वार बाजरा ये सारे के सारे सी फोर प्लांट है, और तुम्हें पता है गर्म जहां पे ड्राई एरिया होता है वहां पे ये ज्यादा होता है, और इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी, हाँ, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब ये तो कहानी वाली बात है। इसको इस फॉर्म में भी पढ़े कि होता क्या है स्पेशल, यूनिक बात क्या है। जैसे मैं दो सेल लूं, ये इसको और बड़ा कर लेते हैं, काफी बड़ा पेज है ना। तो मैं इसमें दो सेल लूं, और इस सेल को थोड़ा सा और बड़ा कर लूं। ठीक है। तो हमारे पास ये दो सेल, दूसरे वाले का नाम है बंडल सीट सेल, और पहले वाले का नाम है बेसोफिल सेल। दोनों आपस में जुड़ी होगी, इनके बीच में जो ये पोर बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये तुमने उसमें पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं दो सेल कनेक्ट होती है पोर के थ्रू, जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। अब होगा क्या, काफी सारी चीजें सिमिलर हैं। अब इसमें होगा क्या, काफी सारी चीजें सिमिलर हैं जो इसमें थी, क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। बस कुछ चीजें थोड़ी सी अलग है, वो हमें देखनी है। अब एक बात और देखोगे, यहाँ पे मैंने एक बनाई है, लेकिन तुम्हें दो बनानी है, तो दो बना देती है दूसरे कलर के साथ। इसके साथ बना देते हैं। दो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि प्लांट में तुम्हें पता है सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। तो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली सेल वॉल है। ठीक है। तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है इसमें, पहले जो CO2 हवा में थी, वो CO2 आएगी अंदर सेल के, मेसोफिल सेल के।
ठीक है, और वो बाइकार्बोनेट बन जाएगी। कैसे बनी? पानी के साथ रिएक्ट करके। अब सोचो, यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है। कैल्विन साइकिल में पहला जब CO2 रिएक्ट कर रहा था, वो RuBP 5 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे जो ये रिएक्ट कर रहा है, वो फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करेगा। फोस्फोइनोल पायरुवेट, PEP बोलते हैं इसको। और ये हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में भी। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि C3 प्लांट के अंदर जो पहला एक्सेप्टर है, जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, वो था RuBP। यहाँ पे है PEP। अब होगा क्या? ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और CO2 का क्या होगा? फिक्सेशन। CO2 का क्या होगा? फिक्सेशन। और जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और वो होगा 4 कार्बन का। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो वो 4 कार्बन का बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ये 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, तो इसमें कोई एंजाइम भी यूज होगा, और इस एंजाइम का नाम है पेप्टेज। फोस्फोइनोल पायरुवेट तो सेम का सेम है, और कार्बोक्सिलेशन हुआ है, CO2 ऐड हुआ है, तो पेप्टेज। PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट, और KASE, यहाँ पे C का मतलब है कार्बोक्सिलेशन। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है कि एक बार बरिंदर को नेटवर्क इश्यू है, एक बार सानिया को? बरिंदर, क्या दिक्कत आ रही है? सर पता नहीं, खुद ब खुद लीव हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से जो मैं करवा रहा यस सर। हूँ? तो हमने देखा C3 प्लांट के अंदर CO2 रिएक्ट करता था RuBP के साथ, यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है पेप के साथ। वहां पे जो एंजाइम था वो था रूबिस्को, यहाँ पे जो एंजाइम है पेप्टेज। C3 में जो पहला प्रोडक्ट बनता था वो तो 3 कार्बन का, यहाँ पे बन रहा है 4 कार्बन का। ठीक है, अब आगे इसमें क्या होता है कि जब ये चीजें बनेगी, मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, तो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड मेसोफिल सेल में बनेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, क्योंकि हमें दोनों यहाँ पे एडजस्ट करने को। तो पहले तो बनेगा मैलिक एसिड, और फिर बनेगा एस्पार्टिक एसिड। ये दोनों के दोनों मेसोफिल सेल में ही बनेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट दिया था। अब ये जब दोनों मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड मेसोफिल सेल में बनेंगे, बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बंडल शीथ सेल में क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट। अब ये आ गए इससे बाहर। अब जब ट्रांसपोर्ट होंगे, तो इसके अंदर से क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 अब हटेगा। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 ऐड होना। यहाँ पे क्या होगा? CO2 हटेगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। जब यहाँ से CO2 हट जाएगा, उसका यूज क्या है CO2 रिमूव करने का? वो CO2 अब C3 साइकिल में चला जाएगा। तुम्हें पता है ना, C3 तो सब में होती है, तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल होगी, जो C3 की बात है। ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि C3 प्लांट के अंदर कैल्विन साइकिल हो रही थी मीसोफिल सेल, यहाँ पे कैल्विन साइकिल हो रही है बंडल शीथ सेल। ये भी बड़ा डिफरेंस है। डी कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या हो गया? CO2 रिमूव हो गया, तो कितने कार्बन बचे होंगे? 3 ही कार्बन बचे होंगे। तो ये 3 कार्बन बच जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। कहाँ में ट्रांसपोर्ट होंगे? दोबारा से मीसोफिल सेल के अंदर रीजनरेशन होगा, किसका? स्पोइनोल पायरुवेट का दोबारा से। ठीक है, तो बस स्पेशल बात क्या थी? जो मीसोफिल सेल वाला पार्ट है ना, वो स्पेशल है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब बंडल शीट में आएगा, तो CO2 रिमूव हो जाएगा कैल्विन साइकिल के लिए, और दोबारा से रीजनरेशन।
दोनों ले लेंगे, दोनों ही ले लेंगे। हाँ ठीक है। अब जो ये पाथवे है ना, ये दो साइंटिस्टों ने दिया था, हैच एंड स्लैक ने, तो इसलिए इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैच एंड स्लैक पाथवे दो साइंटिस्टों ने, इन्होंने ये बताया था कि हैच और स्लैक ने कि ये C4 प्लांट होते हैं और इनमें स्पेशल साइकिल होती है, C4 साइकिल। ठीक है। अब इसमें स्पेशल क्या है कि जो ये बंडल शीट सेल है, यहाँ पे रूबिस्को तो प्रेजेंट होता है और जो पेप केज है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो मीजोफिल सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कौन से, या- यहाँ पे पेप केज तो प्रेजेंट है, लेकिन मीजोफिल के अंदर रूबिस्को एब्सेंट है। रूबिस्को यहाँ पे नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। बताओ, अब इस चैप्टर का हमारा जेन्युइनली क्या बोलते हैं, 90% काम खत्म हो गया। सानिया कोई डाउट? नो सर। महेंद्र कोई डाउट? नो। अब एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसी में से आया है। अब हमने बोला था कि फोटो रेस्पिरेशन C4 में नहीं होता, C3 में होता है, ये हम बोल चुके हैं। और इसमें से भी मतलब ये समझ लो हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ये तुम इमेजिन कर सकते हो, बहुत पॉपुलर टॉपिक है और एक ही क्वेश्चन मोर और लेस बनता है, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट ओनली इन C3 प्लांट, C4 में नहीं होता, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं लैक इन C4 प्लांट। ठीक है। अब होता क्या है, फोटो रेस्पिरेशन नाम से तुम्हें पता चला रेस्पिरेशन जैसा है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। तो होगा क्या, नॉर्मल C3 प्लांट तो सारा काम तो मीजोफिल सेल में होता है, तो ये मीजोफिल सेल में होगा। होता क्या है, मीजोफिल सेल में तुम्हें पता है C3 प्लांट के अंदर एक RUBP नाम का केमिकल था, 5 कार्बन का। वो CO2 के साथ मिलता था और क्या बना देता था, पीजीए, है ना। यहाँ पे स्पेशल क्या बात है, ये कई बार ये RUBP ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकता है। तभी तो हमने इसके एंजाइम को क्या बोला था, रूबिस्को। रूबिस्को में स्पेशल क्या था कि वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और रूबिस्को CO2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। तो कैल्विन साइकिल में ये RUBP CO2 के साथ काम करता था और हमारा खाना बन रहा था, बढ़िया काम हो रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ काम कर रहा है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक 3 कार्बन का, एक 2 कार्बन का। ठीक है। 3 कार्बन वाला तो वही है, 3 PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन जो 2 कार्बन का था, उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये अलग चीज है। ठीक है। तो ये टोटल 5 कार्बन हो गए, एक PGA 3 कार्बन का, एक ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन, टोटल 5। अब ये स्पेशल बात है कि जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है ना, इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, ना तो हमें ATP मिलती है,
ना इससे हम खाना बना सकते हैं, बल्कि हमारी ही एनर्जी वेस्ट होती है फोटो रेस्पिरेशन में। इसी प्रोसेस में एनर्जी लगती है। तो ये हम ये कह सकते हैं एक टाइप का वेस्ट प्रोसेस है। वैसे बायो मॉलिक्यूल में हम पढ़ चुके हैं रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है दुनिया का। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है दुनिया का रूबिस्को, है ना? क्यों? क्योंकि ये रूबिस्को दोनों के साथ ही बाइंड कर सकता है, CO2 के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। अब किसके साथ ज्यादा बाइंड करेगा? याद रखना, हाई एफिनिटी होती है इसकी CO2 के साथ। हाई एफिनिटी ऑफ रूबिस्को विद CO2। तो CO2 के साथ ज्यादा बाइंड करना चाहता है। तो एक बात बताओ मुझे सानिया, अगर CO2 ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो रूबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हाँ, बरिंदर, अगर CO2 इक्वल है ऑक्सीजन के, तो रूबिस्को ज्यादा किसके साथ बाइंड करेगा? CO2 के साथ। हाँ, क्योंकि अगर इक्वल भी है तब भी CO2 के साथ, क्योंकि CO2 ज्यादा एफिनिटी है। और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है सानिया CO2 से, तब किसके साथ बाइंड करना चाहिए? सर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ना। बस यही फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्राइटेरिया है कि ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, सर और यही लेकिन है। अगर उसका एफिनिटी CO2 की तरफ ज्यादा है तो कम CO2 के अमाउंट में भी तो बाइंड कर जाना चाहिए ना। नहीं, कम तो बाइंड करेगा, लेकिन है ही नहीं ना CO2। अगर सोचो, ऑक्सीजन के 500 मॉलिक्यूल है, CO2 के 2 मॉलिक्यूल है, दो के साथ तो बाइंड कर गया, मेजोरिटी तो ऑक्सीजन के साथ है ना। यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो अब बात, एक मिनट दे दो। गुड मॉर्निंग। कितनी हुई प्रिपरेशन? भाई अभी कर। हाँ, कितना आ रहा है? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। पूरा ही आ रहा है ये। नहीं देखो, इसमें ओवर, हाँ, देखो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इन्होंने लिखा है ना, वो हम सब कर चुके हैं। और इन्होंने 50% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखा है, तो ज्यादा उम्मीद है कि MOT से बहुत क्वेश्चन आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन लिखा है तो बस ये और ध्यान से करना, उसके बाद तो चीजें हो जाएंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन तुमने किया है? हाइब्रिडाइजेशन के ज्यादा क्वेश्चन करने कर तो लिए हमने, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन करने। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन मतलब करी तो है, लेकिन क्वेश्चन हमने 2-3 ही किए, हमें ज्यादा करने, कम से कम 20-30, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन ही करवाएंगे अभी। वहां पे क्या बोलते हैं, 11:30 में शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्लास थोड़ी सी और एक्सटेंड हो गई थी मेरी। ठीक है, तब तब तक एक हाइब्रिडाइजेशन में करवा दो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इतनी आसान है, इतनी ज्यादा आसान है कि तुम क्लास में ही खत्म कर दोगे सारा। ठीक है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि वहां से हो सकता है 15 क्वेश्चन मिले तुम्हें। बहुत ज्यादा पोर्शन आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, बहुत 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 ज्यादा। और फिर उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन भी पूरा रिवाइज करवा दूँ। ओके। हाँ गाइस, तो फोटो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ना तो शुगर बनती है फोटो रेस्पिरेशन में, नो शुगर फॉर्मेशन, नो ATP फॉर्मेशन और NADPH,
तो हम बल्कि एटीपी यूज हो जाती है, इसी की वजह से हम बोलते हैं कि ये पूरी पूरी प्रोसेस ही वेस्ट है, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो कोई बेनिफिट अभी तक दिख नहीं रहा है कि क्या बेनिफिट हो सकता है ना। इसलिए तुम देखोगे, अगर C4 प्लांट है तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन तो होता नहीं है। अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो ऐसे केस में क्या होगा? सर एटीपी C4 का प्लांट लॉस कम होगा। CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं बंडल स्वीट सेल में, इन बंडल स्वीट सेल। अगर बंडल स्वीट सेल में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, CO2 ज्यादा बाइंड करेगा रुबिस्को के साथ, और जब CO2 ज्यादा बाइंड करेगा रुबिस्को के साथ तो ज्यादा खाना बनेगा। मेक सेंस? ये तो अच्छी बात है, ज्यादा शुगर बनेगी। विदाउट। नो सर। और हमारा 90% पार्ट खत्म हो गया इस चैप्टर का। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं भागता हूँ, क्योंकि एक और क्लास लेनी है। बताओ गाइस, अच्छे से होगा? कोई जल्दबाजी में तो मैंने खत्म किया? नो सर। तो अब इसके जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 7। अब तो हम कोई भी कर सकते हैं। नीट PYQ चैप्टर वाइज बायोलॉजी फोटोसिंथेसिस, ओपन विद दिस। ये देखो, थोड़ा सा लाइट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रोबिस्को? फोटोलिसिस में इन्वॉल्व होता है? नहीं होता। फोटोलिसिस का कोई लेना देना। क्या कार्बोक्सिलेशन करता है? RUBP का बिल्कुल करता है। RUBP में कार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 ऐड करेगा, रूबिस्को एंजाइम होगा और दो मॉलिक्यूल PGA के बन जाएंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, C3 साइक्लिन। एक्टिव ओनली इन डार्क? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डार्क में ही हो। देखो याद रखना, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है डार्क में होती है, होती तो वो भी लाइट में ही है, रात में तो नहीं होती। रात में तो खाना नहीं बनाते प्लांट यूजुअली। यूजुअली डार्क में नहीं होती, होती तो दिन में ही है। बस बात क्या है कि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा। हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन गलत है, CO2 के साथ ज्यादा। बताओ, हो रहा है ना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगला तुम बताना। अच्छा, ये भी हम कर चुके हैं कि ऑक्सीजन बाहर आएगी, क्या डिफ्यूज आउट होगी क्लोरोप्लास्ट से? ऑक्सीजन। ये बताओ सानिया, ये है RUBP। RUBP जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? टू मॉलिक्यूल ऑफ पीपीजीए। PGA। वरिंदर, ATP और NADPH जब यूज होगी स्टेप को क्या बोलते हैं? जैसे पहले वो कार्बोक्सिलेशन बोलते थे, दूसरे को क्या बोलते हैं? बिस्फोस। रिडक्शन। रिडक्शन। तीसरे को क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। रीजनरेशन। ठीक है, तो पहले का कार्बोक्सिलेशन, दूसरे को रिडक्शन, तीसरे को रीजनरेशन। तो A है PGA, B है रिडक्शन और C है रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, B क्या है? रिडक्शन है। B रिडक्शन, C रीजनरेशन। ठीक है, कोई डाउट? नो स्टेप का नाम कार्बोक्सिलेशन। बरिंदर, हाउ मेनी ATP and NADPH require for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle? एक CO2 फिक्स होगा तो उसमें कितने ATP चाहिए? 3 3। और NADPH? 2। बस यही क्वेश्चन था, ये तो हम कर चुके हैं। सानिया, C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है रूबिस्को के साथ और CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है, क्या ये बात सही है? यस सर। यही है फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में बहुत कम फोटो रेस्पिरेशन होता है और बंडल स्थित सेल में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता।
क्या ये बात सही है? सही है सर। होता ही नहीं है किसी भी टाइप का फोटो रेस्पिरेशन, बंडल शीथ सेल में तो नहीं होता है ना? क्योंकि मीजोफिल सेल में रूबिस्को ही नहीं है ना। देखा। अगर रूबिस्को ही नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगा, है ना? तो यस पहला सर। स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरे वाला फॉल्स है। पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स, क्योंकि उसमें होता ही नहीं। परिंदर, एटीपी एनएडीपीएच कितना चाहिए अगर एक ग्लूकोज बनाना है? ग्लूकोज बनाना है तो कितनी केल्विन साइकिल चाहिए? 6। और तो एक एक केल्विन साइकिल में कितने एटीपी चाहिए होते हैं? 18। एक में, तो 6 में 18, एक में 3 है। तीन। एनएडीपीएच एक में 2 एक में 2, और 6 में 12। 10 पे हो गए। हेलो जोड़न, या जोड़न, हेलो, या जोड़न, हेलो, हेलो, ठीक है, हेलो, या हाँ सानिया, केमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, हम मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एनएडीपी रिडक्टेज। एटीपी सिंथेज, एनएडीपी चाहिए ना, रिडक्टेज चाहिए, सही बोला था। यस, डाउट, डाउट I'll take your doubt at 2:30. Yeah. No. Pakka 2:30. Sure. You didn't text me about the timing yesterday. Okay. Okay. No issue. I'll do. Okay. Hmm. Uh, Varinder, Rubisco most abundant enzyme of the world. सही है Varinder, सर। सेकंड भी सही photo है। respiration does not occur in, बस खत्म। बस बहुत हो गया। आगे अब तुम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन मेजोरिटी कर सकते हो रहे हैं ना? सर आप क्वेश्चन भेज देना। ये वाले पीडीएफ, यस, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। ये वाली पीडीएफ अच्छे से करनी है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बहुत एंड में तुम्हें और भी मिलेंगे बट वो नहीं करना, ठीक है? कोई डाउट गाइस? नो सर। कितने देर लगी आज? हमने कितने बजे शुरू किया? 9:30। यस सर। तो 1.5 घंटे में बोला था मैंने कि ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, मेजोरिटी तो हो गया। और एकदम हरी में नहीं किया हमने, बहुत आराम आराम से, एकदम चिल मोड में, उसके बाद खत्म किया। अगर मैं हरी में करता तो मतलब 100% चैप्टर हो जाता, इंट्रोडक्शन को भी मिला, ठीक है? तो आज यस। आफ्टरनून में क्लास लेंगे, नर्वस सिस्टम और इसका जो पार्ट बचता है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सर। या नाइट में लेंगे, आज नाइट में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, सी यू गाइस, गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट नहीं, बाय। थैंक यू। ओके।